नमस्ते नर्सेस। बहुत सारी नर्सेस को ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली जो मेल नर्सेस होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट देयर फॉन्टे, बट ऐसा नहीं है। क्या आपने सोचा है कि कभी अगर कोई बहुत अच्छे से आपको ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ा दे तो ऑब्स्टेट्रिक्स के जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आई डोंट थिंक सो कि कोई है। देखिए, मेरी स्पेशलिटी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ाना, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है स्पेशलिटी का। तो इसलिए बहुत बारी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये डिमांड करते हैं कि मैम आप यूट्यूब पे इसके रिलेटेड लेक्चर्स डालिए और ज़्यादा, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक्स की बहुत कम वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। तो आज मैं ऑब्स्टेट्रिक्स की ही एक वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ, जिसमें से बहुत सारे एग्जाम में टॉपिक्स आ सकते हैं आपको। एंड दैट इज़ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द लेबर एंड बर्थ। मतलब जब डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे क्या क्या डिसीज़ कंडीशंस होंगी, लाइक दैट, और उनको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो उन चीज़ों के बारे में आज 2-4 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो एक एक करके उनको कवर करते हैं। जैसे कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ सकते हैं प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड, फिर हम पढ़ सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शो प्लेसेंटे, देन प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्री मेच्योर लेबर, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, यूट्राइन रप्चर एंड सो मोर, लाइक सो मेनी थिंग्स है ना। प्रेसिपिटस लेबर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये एक पूरा फुल फ्लेज्ड चैप्टर है जो कि आपको पता ही होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अगर बेबी के बर्थ से पहले कॉर्ड वेजाइना से बाहर आ जाए तो उसको प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? सबसे पहली चीज़, जो प्लेसेंटा है वो या तो फंडस के ऊपर सिचुएटेड होता है, यूट्रस के, या बॉडी के ऊपर सिचुएटेड होता है। और जब लेबर पेन स्टार्ट होती हैं तो जो बेबी है उसके नीचे मेम्ब्रेन्स, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनका एक बैग ऑफ वाटर जो है वो थोड़ा हैंग हो रहा होता है। जब ये बैग ऑफ वाटर रप्चर होता है तो बेबी का जो, लेट अस सपोज के सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, तो हेड जो है वो लिटरली सर्विक्स को आके प्लग इन करता है, ताकि जो हाइंड वाटर है, जो पीछे बेबी के वाटर बच गया, एक तो फोर वाटर हो गया ना जो बैग के साथ रप्चर होके बाहर आ गया, तो हाइंड वाटर जो है वो पीछे रह जाए, और जिसकी वजह से कॉर्ड जो होती है वो यूट्रस और बेबी के बीच में कंप्रेस नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन आइट्रोजेनिक वजह से या नेचुरली, जब अभी बेबी का हेड डिसेंड भी नहीं हुआ है उससे पहले रप्चर हो जाए, तो क्या होगा, जो कॉर्ड होती है वो स्लिप होके बेबी के हेड के पास से होते हुए विजाइना में पहले आ जाती है। अब इसमें हाइंड वाटर सब निकल चुका है एंड देयर इज नो मैकेनिज्म जो कि कॉर्ड कंप्रेशन को रोक सके। तो कॉर्ड जो है वो स्लिप होके बाहर भी आ जाती है एंड नाउ द कॉर्ड इज लाइंग बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द यूट्रस। तो जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉर्ड को कंप्रेस करेगा। और हम लोगों को पता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है दैट इज लाइक एन ऑक्सीजन पाइप फॉर द बेबी। अगर ये कंप्रेस होगी तो बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी। और जैसे जैसे मदर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के ट्रांजिशन फेज में एंटर करती है तो ये कॉन्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड की भी हो जाती हैं। तो अगर इतने टाइम तक बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक रहेगी तो उससे क्या हो सकती है, वेरिएबल डेसेलरेशंस, बेबी स्ट्रेस में जा सकता है, इवन बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों को कॉर्ड प्रोलैप्स को एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना पड़ता है। अब जैसे ही कॉर्ड प्रोलैप्स होगा तो क्या कुछ होगा, सबसे पहले मदर आपको रिपोर्ट करेगी कि उसको ऐसे लगा कि समथिंग जस्ट पॉप्ड आउट ऑफ द वेजाइना। और जब आप एग्जामिन करते हो तो आप देखते हो कि कॉर्ड बाहर आ चुकी है। इसके साथ साथ जो फीटल हार्ट रेट है उसमें डिटीरियोरेशन आनी शुरू हो जाएगी, आपको वेरिएबल डेसेलरेशंस जो हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ये नहीं पता है कि वेरिएबल डेसेलरेशंस क्या होती हैं तो मेरे YouTube चैनल पे मैंने फीटल मॉनिटरिंग नाम करके एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस किस टाइप के पैटर्न जो हैं वो फीटल हार्ट रेट में आपको दिख सकते हैं। तो वेरिएबल डेसेलरेशन आपको दिख सकती है, तो वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल डेसेलरेशन इमरजेंसी होती है। तो यहाँ पे फीटल हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर हो जाएगा, वेरिएबल डेसेलरेशन में चला जाएगा। अगर आपने इसी टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया तो एक एग्रेसिव फीटल मूवमेंट होगी और एकदम से शांति, यानी कि फीटस डेड हो जाएगा। तो इस केस में हम लोगों को इमीडिएटली मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम लोग मदर को ट्रेंडलेनबर्ग कर देते हैं।
ट्रेंड लाइन वर्क करने से क्या होगा कि जो फीटस का हेड है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, कॉर्ड के ऊपर से प्रेशर जो है वो हट जाएगा। तो कुछ हद तक आप देखेंगे कि फीटल हार्ट रेट पैटर्न जो है वो नॉर्मल होने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ साथ हम लोग ग्लव्ड हैंड लेंगे और 2 फिंगर्स वेजाइना में इंसर्ट करके वी विल एलिवेट द फीटल हेड। ये तब तक एलिवेट करके रखेंगे ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड जब तक के सिजेरियन सेक्शन के लिए ओटी अवेलेबल नहीं हो जाती है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अदरवाइज हेड विल कंप्रेस द कॉर्ड, तो वो हम चाहते नहीं है। इसके साथ साथ हम मदर को 8 to 10 लीटर वाया फेस मास्क ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे ताकि बेबी को अच्छे से ऑक्सीजन मिले। हम लोग ऑक्सीटोसिन बंद कर देंगे, उसकी जगह पे सिंपल फ्लूइड रनिंग में देंगे अगेन, ताकि बेबी को ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छे से जाती रहे और हाइपोक्सिया और एसिडोसिस में फीटस ना जाए। और इसके साथ साथ हम लोग कंटिन्यूसली मदर और बेबी को फीटस को असेस करते रहेंगे। अगर हमें कुछ भी ऐसे गड़बड़ लगता है कि फीटल हाइपोक्सिया हो रहा है या एसिडोसिस हो रहा है तो हम डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि मदर जो है वो सिजेरियन सेक्शन के लिए हम लोग ट्रांसफ़र कर दें। तो ये था आपका प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूरी की पूरी केस स्टडीज भी आ जाती हैं इस पर एनक्लेक्स आरएन के टेस्ट में। सेकेंड जो टॉपिक आपके पास है दैट इज गोइंग टू बी द प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है, जिस इसके नाम से ही पता चल रहा है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल कंडीशन में ना होके बहुत नीचे इम्प्लांट हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो प्लेसेंटा होता है वो या तो यूट्रस के फंडल एरिया में इम्प्लांटेड होना चाहिए या अपर बॉडी पार्ट में इम्प्लांटेड होना चाहिए। जब वो फंडस या बॉडी में नहीं है, बिल्कुल लोअर है, नियर टू द सर्विक्स और ओवर द सर्विक्स, इसको हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। एक तो इसका मतलब इसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो टोटली सर्विक्स के ऊपर ही पड़ा हुआ है, यानी कि इसमें एनवीडी हो ही नहीं सकती। अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करने की कोशिश करोगे तो प्रोफ्यूज ब्लीड होगा, जैसे ही सर्विक्स डायलेट होगा प्रोफ्यूज ब्लीड होगा और हो सकता है कि फीटल कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इस वजह से इसमें टाइम से पहले ही सिजेरियन सेक्शन इलेक्टिव जो है प्लान्ड किया जाता है और बेबी को सीधा डिलीवर किया जाता है। तो ये टोटल है। टोटल में हमें ऐसे समझाया जाता था हमारी क्लास में कि टोटल प्लेसेंटा प्रीविया में सर्विक्स चाहे कंस्ट्रिक्टेड हो चाहे डायलेटेड हो, प्लेसेंटा पूरा का पूरा सर्विक्स को कवर कर रहा है। फिर हमारे पास होता है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। अब पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया सर्विक्स को फुल्ली कवर नहीं करेगा, लेकिन हाफ ऑफ द सर्विक्स को कवर करेगा, हाफ ऑफ द पार्ट विल बी इनटू द लोअर बॉडी। तो जब सर्विक्स कॉन्स्ट्रिक्टेड है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्टेड है, तो उस काइंड टाइप पे ये पूरे का पूरा सर्विक्स को कवर करेगा। जैसे ही सर्विक्स डायलेट होगा तो हाफ ऑफ इट इज कवरिंग द सर्विक्स। ओके, तो पार्शियल जो होता है इसमें भी एनवीडी जो है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि जब आप एनवीडी करने की कोशिश करोगे तो प्लेसेंटा से प्रोफ्यूज ब्लीड हो सकता है। तीसरा टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है उसको हम लोग मार्जिनल बोलते हैं। ये सबसे खतरनाक वाला प्लेसेंटा प्रीविया है, जी हाँ, मोर देन इवन कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में अच्छे से पता नहीं चलता है कि इसकी लोकेशन क्या रहती है, और क्योंकि ये पार्शली भी सर्विक्स को कवर नहीं कर रहा है, ये सर्विक्स को कवर नहीं करता है, चाहे सर्विक्स डायलेटेड है चाहे कंस्ट्रिक्टेड है, इट विल नॉट कवर द सर्विक्स। बट व्हेन यू ट्राई टू डिलीवर द बेबी वाया नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी तो ये एकदम से एब्रप्ट हो सकता है अपनी जगह से, और क्योंकि मार्जिनल है, छुपा हुआ है, तो आपको रेयरली इसका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पता चल पाता है। तो इसलिए मार्जिनल की वजह से सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी जो होती है फीटस की होती है। अब प्लेसेंटा प्रीविया कभी भी होगा, इसका सबसे पहला साइन क्या होता है, ये पेनलेस है टोटली। मदर रात को बेड पे सोई हुई है, एकदम से उसको बेड वेट लगेगा, उठ के देखेगी पूल ऑफ ब्लड में होगी, एंड शी डिड नॉट इवन फील एनी पेन। वाई? क्योंकि नंबर 1 तो जो इंटायर ब्लड लॉस हुआ है वो फीटल ब्लड है। सेकेंडली जितना भी ब्लड लॉस हुआ है इट इज़ नॉट कलेक्टिंग इन द यूट्रस, इट इज़ कमिंग आउट, और ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी। यूट्रस सॉफ्ट है, रिलैक्स है और नॉन टेंडर है, तो इसमें फीटल मोर्टेलिटी जो है वो यूजुअली हो जाती है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम है। अब कर क्या सकते हैं, अगर प्लेसेंटा प्रीविया एक्टिवली ब्लीड हो चुका है तो उस केस में हम लोग मदर के वाइटल साइंस देखेंगे, बेबी को कंटिन्यूसली हम मॉनिटर करेंगे, फीटस की एक्टिविटी कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे, अल्ट्रासाउंड के लिए मदर को लेके जाएंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे, और वेजाइनल एग्जामिनेशन कभी नहीं करेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, प्लेसेंटा प्रीविया हो, एब्रप्शियल प्लेसेंटा हो या ब्लीडिंग ऑफ अननोन एटियोलॉजी हो, यू आर नेवर डूइंग पीवी, नेवर। ओके, हम मदर को बेड रेस्ट पे ही रखेंगे, और अगर प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ चुका है तो इमीडिएटली हम लोग सिजेरियन सेक्शन की तैयारी करेंगे।
और अगर ब्लीड काफ़ी हो चुका है तो हम लोग शॉक के साइंस के लिए भी देखेंगे, आईवी फ्लूइड्स भी देंगे, ब्लड प्रोडक्ट्स भी देंगे। अगर मदर आरएच नेगेटिव है तो हम रोगैम का इंजेक्शन भी देंगे। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट टॉपिक है एब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब एब्रप्शियो प्लेसेंटा का मतलब है प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल जगह से उखड़ गया, मतलब प्लेसेंटा था तो फंडस में या अपर बॉडी में ही इम्प्लांटेड, लेकिन वो अपनी जगह से उखड़ रहा है। प्री मेच्योरली प्लेसेंटा इज सेपरेटिंग। अब हम सब लोगों को पता है कि प्लेसेंटा इज अ सिस्टम ऑफ वेरी हाई ब्लड वॉल्यूम एंड लो प्रेशर, और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जैसे ही ये यूट्रस से एब्रप्ट होगा वैसे प्रोफ्यूज ब्लीड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, पूरे का पूरा यूट्रस भी ब्लड से भर सकता है। अब एब्रप्शियो प्लेसेंटा में मदर की मॉर्टेलिटी के बहुत हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि एब्रप्शियो प्लेसेंटा में मैटरनल एज वेल एज फीटल दोनों का ही ब्लड लॉस होता है। और इसकी सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि एब्रप्शियो प्लेसेंटा में जो ब्लीडिंग होती है वो कम्प्लीटली बाहर नहीं आती है, क्योंकि अंदर ही अंदर ब्लीड हो रहा है। तो यूट्रस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ब्लूइश कलर का एब्डोमेन आपको टोटली दिखेगा, मदर एकदम से शॉक में जाएगी एंड द यूट्रस विल बी वेरी पेनफुल टू टच। और अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग बाहर आ रही है तो दैट विल बी डार्क रेड ब्लीडिंग मिक्स्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये चीज़ें आप देखोगे। अब एब्रप्शियो प्लेसेंटा में हमें इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, फीटस और मदर दोनों को बचाने के लिए, मदर को शॉक से निकालने के लिए हम लोग इमीडिएटली आईवी फ्लूइड्स देते हैं, इमीडिएटली हम मदर को ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, और जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस हम अंदर से बाहर निकाल लें। तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया दोनों में पीवी करते नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्लेसेंटा प्रीविया में जितनी ब्लीडिंग है क्योंकि वो बाहर आ रही है और पेनलेस है, और एब्रप्शियो प्लेसेंटा में सारी ब्लीडिंग बाहर नहीं आ रही एंड इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीड हो रही है वो ब्राइट रेड कलर की है और फीटल ब्लीड है, जबकि एब्रप्शियो प्लेसेंटा में डार्क कलर ब्लीडिंग होगी एंड इट इज़ बोथ फीटल एंड मदर का दोनों का ब्लड। उसमें फीटल मोर्टेलिटी के चांसेस हैं प्लेसेंटा प्रीविया में, जबकि एब्रप्शियो में दोनों के फीटल एंड मदर मोर्टेलिटी दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास आती है दैट इज प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड प्री मेच्योर लेबर। आप सब लोगों को पता है कि नॉर्मल ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड होता है 37 वीक से लेके 42 वीक्स। अगर किसी मदर को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री मेच्योर लेबर। अब प्री मेच्योर लेबर में ऑब्स्टेट्रिशियन क्या डिसीजन लेता है ये प्योरली डिपेंड करता है पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे। देखिए, अगर तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन 35 वीक्स के अबव होता है तो यूजुअली रोकते नहीं है लेबर को, डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक फीटल लंग मैच्योरिटी अचीव हो चुकी होती है। लेकिन अगर पीरियड ऑफ जेस्टेशन 35 वीक्स के नीचे है, यानी कि 33 वीक्स है, स्पेशली अगर 34 वीक्स के नीचे है, तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है फीटल लंग मैच्योरिटी। अब प्री मेच्योर लेबर में भी ये डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन्स रप्चर हो चुकी है नहीं रप्चर हो चुकी। अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर हो चुकी हैं तो फिर हम लोग जो हैं देखते हैं कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन भी 34 वीक्स के नीचे है, मेम्ब्रेन्स भी रप्चर हो चुकी हैं, तो फिर हम एक प्रोटोकॉल लगाते हैं जिसमें हम मदर को IM बीटामिथाजोन का इंजेक्शन जो है वो देंगे, प्लस एंटीबायोटिक थेरेपी IV स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ टोकोलाइटिक्स देंगे ताकि लेबर को हम 24 टू 48 आवर के लिए रोक सकें। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फीटल लंग मैच्योरिटी अगर अचीव नहीं हुई तो बच्चा पैदा होने के बाद सांस नहीं ले पाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बीटामिथाजोन प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, वेजाइना से ऑर्गेनिज्म क्रीप अप होकर यूट्रस में इन्फेक्शन कर देंगे, तो ये प्रोटोकॉल वहाँ पे चलता है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है और लेबर पेन स्टार्ट हो गया है बिफोर 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तो मोस्टली जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो टोकोलाइटिक्स देके या IV फ्लूइड थेरेपी करके लेबर को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग जो है प्रेगनेंसी को आगे मैच्योरिटी तक लेके जा सके। तो ये आपका प्रॉम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और प्रीटर्म लेबर था। एक और कंडीशन इसमें आपको पता होनी चाहिए विच इज कॉल्ड एज सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। अब सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम का मतलब होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो बेबी है उसका अच्छा खासा वजन इंक्रीज होने लगता है। अब इस केस में अगर मदर सुपाइन लेटती है तो बेबी लिटरली विल सिट ऑन इंफीरियर वेना केवा ऑफ द मदर, राइट, और जिससे कि हमारी ब्रेन को और इवन फीटस को ब्लड सप्लाई जानी बंद हो सकती है या कम हो सकती है। तो इससे मदर एकदम से सिनकॉप में जाती है, यानी कि बेहोश होने लगती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम।
और इसको प्रिवेंट करने के लिए कभी भी मदर को सीधा लाई डाउन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वी शुड टेल द मदर टू टेक द लेफ्ट लिटल पोजिशन। आई होप आज की क्लास में इतने टॉपिक्स आपके लिए मोर देन इनफ है। मुझे पता है इसमें 2-3 टॉपिक और भी बाकी हैं, बट आई विल टेक योर क्लास इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वेट फॉर माई लेक्चर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लगातार आती रहेंगी। थैंक यू सो मच नर्सेज, कीप वॉचिंग नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। टेक केयर।